गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने मौलिक अधिकारों के अध्याय के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अर्थ एवं महत्व तथा समानता के अधिकार का अध्ययन कर लिया है। हम अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए दूसरे मौलिक अधिकार अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन आज करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 अर्थात अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को अर्जन करने की जो स्वतंत्रता थी उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात संपत्ति का अधिकार हम पढ़ चुके हैं कि 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में विस्तृत रूप से किया गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने तथा भाषण देने का अधिकार है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक है, अगर वो अपने विचार रखना चाहे विधि के अनुरूप या बताना चाहे, बोलना चाहे, तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। इस स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा तथा विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में लोक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा सदाचार के हित में न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने विचारों के द्वारा किसी की मानहानि नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण 19(2) या 19(1)(b) इसको हम कहेंगे या ख भी कह सकते हैं। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र के सभा या सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। आप बिना शस्त्र के अगर कोई सम्मेलन करना चाहें तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अर्थात अगर आप सम्मेलन करके राज्य के विरुद्ध कोई नीति बना रहे हैं तो फिर आप इसमें स्वतंत्र नहीं होंगे। 19(1)(g) संगम व परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक या नागरिकों के समुदाय या संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कि अगर आप कोई संघ बनाना चाहें, कोई दल बनाना चाहें, हम भारत में देख ही सकते हैं शिवसेना, बजरंग दल, इस तरीके के नाम हमने सुन रखे हैं। तो अगर आप भी कोई संघ बनाना चाहें तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता पर भी युक्त निर्बंध लगाए जाते हैं। अर्थात आप संघ बनाकर अगर राज्य के विरुद्ध ही कार्य करेंगे तो इस तरीके की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता 19(1)(b) या (ग) के अनुसार भारत के नागरिकों को अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से निवास एवं भारत के किसी भी स्थान पर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जाना चाहते हैं तो आप बिना किसी प्रतिबंध के जा सकते हैं।
आप निवास भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध था पहले कि जम्मू कश्मीर में कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक निवास नहीं कर सकता था। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी थोड़े कुछ समय बाद भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर निवास कर सकता है। अगला है 19(1)(ड), भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(ड) के अनुसार भी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(1)(ख)(छ) अनुच्छेद 19(1)(छ) के द्वारा नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकता है, आजीविका चला सकता है, कारोबार चला सकता है। ये स्वतंत्रताएं भी राज्य के हित में निर्बंध से मुक्त नहीं है। मूल संविधान में उल्लिखित संपत्ति के अर्जन, धारण एवं व्ययन की स्वतंत्रता 19(1)(च) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, कि हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसका अध्ययन हम करते हैं। अनुच्छेद 20, 21 और 22 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक स्वतंत्रताओं की गणना की जाती है। पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए पहली व्यवस्था ये रहेगी, किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब विद्यमान कानून का उल्लंघन करता हो, कि भारत के किसी भी नागरिक को तभी दंडित किया जाएगा जबकि वो विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यमान कानून का उल्लंघन करता हो। दूसरा है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी है तो उसको उस गलती की सजा एक बार ही दी जाएगी, उसी गलती की सजा बार बार नहीं दी जाएगी। एक बार उसने गलती कर दी, एक बार सजा देंगे, उसी के लिए दोबारा उसको सजा न्यायालय नहीं दे सकता। तीसरा है, व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई गलती की है या नहीं की है, लेकिन उसको अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दें, तो इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। अगला जो है हमारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता मतलब मृत्यु की सजा बिना किसी बड़े गलती के नहीं दी जाएगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस अधिकार को और अधिक सुरक्षित बना दिया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को हम जीवन का अधिकार भी कह सकते हैं, कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय मतलब किसी भी व्यक्ति का न्यायालय जीवन का अधिकार छीन नहीं सकता, आपातकाल में भी नहीं। अनुच्छेद 22 के अनुसार व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जीवन तथा स्वाधीनता से वंचित
नहीं किया जा सकेगा। इसमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दंडाधिकारी की अनुमति के बाद ही उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकेगा। भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं दूर से, जैसे कि महाराष्ट्र या किसी और जगह से बंदी बनाकर लाया जा रहा है, तो उसके आने का समय या जाने का समय उस 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा, अर्थात उसके आने का समय उसमें समाहित नहीं रहेगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और न्यायाधीश के कहने के बाद, अर्थात सजा सुनाने के बाद ही उसको आगे हिरासत में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा, बंदी बनाए गए वकील को परामर्श करने का अधिकार, कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो वकील से परामर्श कर सकता है। तथा तीसरा, बंदी बनाए जाने के कारणों को यथाशीघ्र बताया जाए। जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको तुरंत ही ये बताया जाएगा कि उसके किस कारण से उसे बंदी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि शत्रु देश का कोई निवास करने वाला विदेशी जिसको कि हमने बंदी बनाया है उसके लिए ये व्यवस्थाएं लागू नहीं रहेगी। जैसे शत्रु देश का किसी व्यक्ति को हमने हमारे देश में गिरफ्तार किया है तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथा जिस व्यक्ति को निवारक निरोध के अंदर बंदी बनाया गया है ऐसे व्यक्ति के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। निवारक निरोध क्या है ये हम पढ़ते हैं। निवारक निरोध से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है। किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार करना, अर्थात कि जब कानून व्यवस्था को लगे कि उक्त व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ा जा सकता है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बना सकती है। जब सामान्य व संकट दोनों ही स्थिति में निवारक निरोध लागू रहेगा। शंका के आधार पर गिरफ्तार करना, कि जब कानून व्यवस्था को लगे कि उक्त व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है तो जब उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को निवारक निरोध के प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो हमारा 22वां अनुच्छेद है ये निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा। सन 1950 में निवारक निरोध कानून का निर्माण 3 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु समय समय पर इसकी अवधि बढ़ी जाती रही है तथा पृथक पृथक नाम भी रखे जाते रहे हैं जो निम्न है: आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आतंककारी और विध्वंसकारी गतिविधि निवारक कानून तथा पोटा। केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने दिसंबर 2004 में पोटा को निरस्त कर दिया गया था। आज का हमारा होमवर्क है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करना है। इसमें आपको अनुच्छेद 19 की सारी 6 ही स्वतंत्रता का वर्णन भी करना है तथा अनुच्छेद 19 से 22 तक पूरी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वर्णन करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निवारक निरोध का अर्थ लिखें।